परम आदरणीय, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, नित्य नवोर्जा के आगार, गर्वानुभूति के कारक, विद्यालय के प्रगत आचार्य, स्वनाम धन्य प्राचार्य महोदय, प्राथमिक प्रभारी महोदया, इस सभागार में विराजमान मेरे सभी सुधी साथीगण, आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई मत भिन्नता नहीं है कि हम सभी दिन ब दिन समयानुरूप नित नए तकनीकी साधनों व आयामों का प्रयोग अपनी शिक्षण प्रक्रिया में करके स्वयं को अद्यतन बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय हमारे कुशल निर्देशन के धनी प्राचार्य महोदय को जाता है। उनके सर्वसुलभ मार्गदर्शन का ही ये कमाल है कि आज हम कला समेकन के साथ आर्ट इंटीग्रेशन के साथ आनुभविक अधिगम की अवधारणाओं को भली भांति समझकर विषय विभाग के अनुसार एक से बढ़कर एक कक्ष में जीवंत कर रहे हैं और यहाँ पर शानदार प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। मुझे इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि जो कि जिनका नाम दुष्यंत है, उनका एक शेर याद आता है जो हमारे प्राचार्य महोदय के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, क्रियाशीलता व चिंतन को चरितार्थ करती है। हर नगर में, हर डगर में, हर गली, हर गांव में हाथ हिलाती हुई हर लाश चलनी चाहिए। यहाँ पर लाश का मतलब निष्क्रिय व्यक्तित्व है, मतलब हर निष्क्रिय व्यक्तित्व से भी उम्मीद की जाती है कि वह अपना पूर्ण सक्रियता दिखाए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और ये बदलती हुई सूरत हम प्रतिदिन देख रहे हैं। और आज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर हम सब में नवाचारों के नवांकुर प्रस्फुटित हुए हैं। उसके लिए प्राचार्य महोदय का जितना आभार व धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मेरा विश्लेषण निशब्द हो जाए उससे पहले हम सभी एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनियों से प्राचार्य महोदय का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमें तैयार किया है। इस संदर्भ में मैंने कुछ अपनी पंक्तियां भी लिखी हैं। आज समय की मांग पर आगाज नया एक हो गया, ये आगाज आपको दिख रहा है। कला समेकन के साथ लिए अनुभविक शिक्षण आ गया। अनुभविक शिक्षण हिंदी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कहते हैं। गतिविधियों से संस्कृति परिचय, ये आर्ट इंटीग्रेशन है। गतिविधियों से संस्कृति परिचय, कला परिचय छात्र करेंगे। योग्यता आधारित अधिगम करके कुशलता प्राप्त ये छात्र करेंगे। प्राचार्य जी का कुशल निर्देशन प्राप्त हमें अब हो रहा है। नई शिक्षा शिक्षण की नीति MPS अब पा रहा है। मैं आर्ट इंटीग्रेशन, जिसको कला समेकन कहते हैं, और एक्सपेंशन लर्निंग, जिसको हम हिंदी में क्रियात्मक अनुभव आधारित अधिगम कहते हैं या अनुभव आधारित अधिगम कहते हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि इससे पहले कई विभाग इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। आप सभी भली भांति इन सभी अवधारणाओं से अवगत हैं। मैं केवल और केवल हिंदी भाषा शिक्षण में किस तरह से कला समेकन किया जाए और किस तरह से उसको आनुभविक क्रियात्मक अनुभवों के साथ उसको जोड़ दिया जाए और किस तरह से हम उस शिक्षण प्रक्रिया में अनुभवात्मक अधिगम की कौशल उसमें लागू कर सकते हैं और उसको हम यहाँ जीवंत कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। क्रियात्मक अनुभव आधारित अधिगम जो है उसको शुरू कहाँ से करें? देखिए, कभी भी हम कोई भी विषय पढ़ाएं, सबसे पहले हमें बच्चों के साथ सीधा उस पाठ से नहीं जुड़ना है। हमें पहले उसको हल्की फुल्की गतिविधियों के साथ उसे जोड़ना होता है। यही एक्सपेंशन जो लर्निंग है उसको शुरू करने का एक तरीका है। कोई भी विषय हो, हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। बच्चा जिस परिवेश से परिचित है उससे अपरिचित की ओर जाना है। इसी का नाम एक्सपेंशन लर्निंग है, इसी का नाम अनुभविक अधिगम है। जो वो अनुभव अर्जित किया हुआ है, जो अनुभव उसने अर्जित किया है, वो किस तरह से अपने पाठ से वो जोड़ सके, वो हमें निकालना है। और वह केवल हल्की फुल्की गतिविधियों के माध्यम से और प्रश्न के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रश्न मंच के माध्यम से हम बच्चों को उसे जोड़ सकते हैं। तो ये हुआ एक्सपेंशन लर्निंग।
कला समेकित अधिगम क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों चाहते हैं, सीबीएसई क्या चाहता है और क्यों चाहते हैं हम कला समेकित अधिगम, आर्ट इंटीग्रेशन अधिगम क्यों चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ग्रामीण परिवेशीय विविध लोक कलाओं से परिचय करवाना। केवल और केवल इसका उद्देश्य यह है कि पाठ तो अच्छे से समझे ही समझे, पाठ्य विषय तो अच्छे से समझे ही समझे, साथ ही साथ वह हमारी भारतीय लोक कलाओं से जुड़े, भारतीय लोक कलाओं से वह परिचित हो और उसके अंदर वो सांस्कृतिक मूल्य पैदा हो जाए और वो गर्व करे हमारी सांस्कृतिक विरासत पर। लोक कलाओं व कृषक जीवन से भावनात्मक रूप से जुड़े छात्रों को अनेक लोक कलाओं की प्रस्तुति के योग्य बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और मूल भारतीय संस्कृति और परंपराओं और कलाओं से जोड़ना, ये आर्ट इंटीग्रेशन का, कला समेकन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो केवल और केवल गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है। कला समेकित अधिगम, यहाँ पर हमने क्लास 9 का एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, पाठ है, दो बहनों की कथा, मुंशी प्रेमचंद का एक पाठ है, उसको आधार बना करके पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान हमारे प्राचार्य महोदय ने कुछ दिनों पहले हम सबको एक प्रारूप पत्र दिया था, जिसमें हमको नई शिक्षा नीति के अनुसार और एक्सटेंशन लर्निंग के अनुसार हमको पूरी पाठ योजना तैयार करनी है। आप यहाँ पर देखेंगे पूरी पाठ योजना इस पीपीटी के माध्यम से वो जीवंत है। यहाँ पर छात्र स्वयं के जीवन में पशुओं के प्रति संवेदना को ग्रहण करेंगे, ये उसके प्रतिफल है, आउटकम से, आउटकम को हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। छात्र ग्रामीण परिवेश व कृषक संस्कृति से जुड़ेंगे और पारंपरिक कलाओं को समझ पाएंगे। अभिनय कला द्वारा मनोरंजन करते हुए पाठ के मूल उद्देश्य तक भी पहुंच पाएंगे और साथ ही साथ संस्कृति और लोक कलाओं से भी जुड़ेंगे। प्रस्तुति कला को हम इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। प्रस्तुति कला अभिनय हर एक व्यक्ति के अंदर स्वभाव में है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो। हम भाषा शिक्षण में कोई भी पाठ हो, चाहे वो कोई भी विधा हो, हम उसको अभिनय के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और उस अभिनय के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों की से भली भांति हम जोड़ सकते हैं उन बच्चों को। कला समेकित गतिविधियां हम क्या करा सकते हैं, भाषा शिक्षण की जहां बात आती है, हिंदी विषय में हम कला समेकित एक्टिविटीज, आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सुझावित गतिविधियां यहाँ पर हैं, जो कि मैनुअल में भी हैं और जो अन्वेषण किया गया उसके आधार पर ये तैयार है। चित्र समूह तैयार करना, जो पाठ्य विषय है उसके आधार पर कोलाज तैयार करना। कृषक संस्कृति से जुड़े लोकगीत, चित्रकला, प्रतिमान निर्माण, मॉडल बनाना, इसकी प्रस्तुति करना, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, नाट्य अभिनय, पटकथा लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो भी पढ़ा उसके आधार पर अपनी भाषा में। मिट्टी के कृषि उपकरण बनाना, कथा चरित्र बनाना और कठपुतली प्रदर्शन, ये हमारी बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत है जो वर्तमान में लुप्त सी होती जा रही है। ग्रामीण परिवेशीय पोशाकों का और उनके चित्रों का निर्माण, कृषक जीवन, स्वतंत्रता, पशु संवेदना, प्रकृति प्रेम, मातृभूमि प्रेम, आदर्श मित्रता, इन सभी मूल्यों को लेकर के किसी एक मूल्य पर, किसी एक विषय पर बच्चा स्क्रिप्ट लिख सकता है, पटकथा लिख सकता है, कविता लिख सकता है अपने शब्दों में। लेकिन हाँ, उससे पहले वो जो अध्यापक है वो उसको निर्दिष्ट करेगा, उसको निर्देश देगा। इस तरह से ये कला समेकन है और अंत में जब पाठ बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है तो फिर उसका मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं और फिर इसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। अब चलते हैं हिंदी विभाग की ओर से यह प्रस्तुति किस तरह से अनुभविक अधिगम आधारित एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, कला समेकित आधारित एक्टिविटी हम करा सकते हैं और किस तरह से कक्ष में हम उसको जीवंत करें। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विभाग की सदस्य वंदना भार्गव मैम को कि वो आए और सुचारू करें इस कार्य को। नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले पाठ से संबंधित एक रोचक गतिविधि करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? मैं इसके लिए आपको कुछ चित्र देती हूँ, आपको उनके बारे में बताना है। पूनम बेटा, आप ये चित्र सबको दे दीजिए। पक्षियों के चित्र किस किस के पास है? चित्कला बेटा, आपके पास किसका चित्र है? मोर के बारे में बताइए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बहुत रंग बिरंगा, रंगीन पंखों की वजह से उसे बहुत सुंदरता प्राप्त हुई है।
बहुत अच्छा। मैम मुझे मोर की आवाज़ निकालनी आती है, तो मैं सुनाइए। निकालूं? बहुत अच्छे, बहुत दिनों बाद मोर की आवाज़ सुनी है। अनीता आपके पास? मैम मेरे पास तोते का चित्र है। तोते के बारे में। तोता सामान्यतः हरे रंग का होता है। ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है और ये मनुष्य की आवाज़ भी निकाल सकता है। मैम मुझे इस पर एक छोटी सी लघु कविता आती है, क्या मैं सुना सकती हूँ? सुनाइए। मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, लाल मिर्ची खाता, राम राम चिल्लाता। बहुत अच्छे। पशुओं के चित्र किस किस के पास है? पूनम आपके पास किस पशु का चित्र है? और किसके पास? आपके पास? मेरे पास गाय का चित्र है। गाय के बारे में बताइए। मैं गाय रंभाती है, यह दूध देती है, खेती बाड़ी में महत्वपूर्ण सहयोगी, किसान के जीवन के साथी, बैलों को गाय ही जन्म देती है। कुत्ते का चित्र किसके पास है? उन्हीं को बताइए। माइक बेटा। यह सभी के घरों की रखवाली करता है और मनुष्य से अधिक वफादार। बहुत अच्छे। यदि हमें किसी को पहले दर्जे का मूर्ख कहना होता है तो किस जानवर का नाम ध्यान में आता है? उन्हें बताओ। मैम गधे का नाम ध्यान में आता है क्योंकि गधा बहुत ही सीधा और सरल होता है और उसके सीधेपन की वजह से सब उसे मूर्ख समझते हैं क्योंकि वो अपनी किसी भी बात का कभी कोई विद्रोह नहीं करता। बहुत अच्छा। एक ऐसी गधे के समान विशेषता वाला कौन सा पशु होता है? तरंजी? मैम बैल। बैल। बहुत अच्छा। गधे के समान ऐसी कौन सी विशेषता है जो बैलों में नहीं पाई जाती? हाँ बताइए। बैल कभी कभी अड़ भी जाते हैं और अनेक रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं, जबकि गधा किसी भी स्थिति में अपना असंतोष प्रकट नहीं करता। बहुत अच्छा। किसान के जीवन में बैलों का क्या महत्व है? किसान के जीवन में बैलों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि खेती किसान के जीवन का मुख्य आधार है और खेती परंपरागत हो या आधुनिक, बैलों के अभाव में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो किसान के लिए उसके बैल उसकी संतान बनते हैं। बहुत अच्छा सरिता। आज हमारा जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं बैल, दो बैलों की कथा, इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद जी एक महान उपन्यासकार और कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बच्चों बहुत सी कहानियाँ जैसे पूस की रात है, कफन है, ईदगाह है, ईदगाह तो हमने बचपन में पढ़ी होगी, ईदगाह है, और बहुत से उपन्यास जैसे गोदान है, गबन है और निर्मला। तो आज मैं जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, इस पाठ में दो बैलों की कथा में दो बालक के माध्यम से एक तो हम लेखक के भाषा शैली के बारे में जानेंगे, ग्रामीण संस्कृति के बारे में जानेंगे, और तीसरा किसान व पशुओं के साथ उनका भावात्मक संबंध के बारे में, आज़ादी का कितना महत्व है इसके बारे में, और उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि पाठ शुरू करने से पहले आप लोग इन बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। काची झूरी काची के दो बैल हीरा और मोती थे। दोनों बैल दिखने में बहुत सुंदर, ऊंचे डीडोल वाले और काम में चुस्त थे। दोनों बैलों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। नांद में दोनों साथ मुंह डालते थे और दोनों एक साथ मुंह हटाते थे। झूरी उनका मालिक भी दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ध्यान रखता था। झूरी का साला गया एक दिन आया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने के लिए। रास्ते में दोनों बैल सोच रहे थे कि गया हमें क्यों और कहाँ लेकर जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उन्हें तंग करने की सोची। हीरा दाएं भागता तो मोती बाएं भागता, मोती बाएं भागता था तो हीरा दाएं भागता था। जैसे तैसे गया के साथ घर पहुंचे। गया ने सूखा चारा डाला, दोनों ने उन्हें छोड़ तक नहीं, और दूसरे दिन रात में उन्होंने वहां से भागने का निश्चय किया। वहां से जब निश्चय किया तो बच्चों, वहां से जब उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, वहां से भागने का निश्चय किया, तो वहां से वो भाग निकले। सुबह झूरी ने थान पर जब उन्हें खड़ा देखा तो वो सारी बात समझ गया, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई, उनको देखकर जल भुन गई, क्योंकि उसको तो अपने भाई की चिंता थी। जल भुन गई और दूसरे दिन गया फिर से आया और उन बैलों को लेकर गया। इस बार
वो उनको गाड़ी में लेकर गया। मोती उग्र स्वभाव का था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, तो मोती ने गाड़ी को धक्कल देने की सोची। हीरा समझदार था, शांत प्रवृत्ति का था। हीरा ने जैसे तैसे गाड़ी संभाल ली, गया लेकर गया और गया ने उनसे इस पर बहुत काम लेना शुरू किया। दिन रात उनसे मेहनत कराता था और खाने को वह सूखा घास डालता था और उनको मारता पीटता भी था। गया के घर में एक छोटी लड़की भी थी, जिसकी छोटी लड़की थी, उसकी सौतेली माँ थी, उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। छोटी लड़की को बैलों से बहुत प्यार हो गया था, 2 रोटी लाकर उनको खिला देती थी। 2 रोटी से यद्यपि उन बैलों का पेट नहीं भरता था, लेकिन उस लड़की के प्यार और अपनत्व की भावना से वो गया के द्वारा अपमान को भूल जाते थे। लड़की ने उनकी भागने में मदद की और लड़की की सहायता से वो भागे और इस प्रकार से वो बैल आजाद हो गए। आजाद होकर वो रास्ते में उनको एक मटर का खेत दिखाई दिया, मटर के खेत में घुस गए। अब वो उछल कूद करने लगे, मटर खाने लगे। मटर के खेत का जो रखवाला था उसको उन दोनों बहनों को देख लिया और पकड़ लिया और पकड़कर उन्होंने कांदी हाउस में उसको बंद कर दिया। कांदी हाउस मतलब बच्चों एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो आवारा पशु होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। सुबह कांदी हाउस का में उन दोनों बहनों की नीलामी हुई और एक ऊंची बोली देकर उन दोनों बहनों को एक व्यापारी ने खरीद लिया। व्यापारी उनको लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर हीरा और मोती को वो रास्ते कुछ जाना पहचाना सा लगा। दोनों में एकदम से हिम्मत आ गई, क्योंकि एक आजादी का जुनून था। तो दोनों में जब हिम्मत आई तो दोनों एकदम से अपनी रस्सियां तोड़ाकर भागे। झूरी के घर पहुंच गए। झूरी और उसकी पत्नी दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हुई। कहानी आप लोगों को समझ में आ गई? जी महोदय। बच्चों, अब हम इसी कहानी को एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे और बहुत जिससे कि कहानी में और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। झूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने सूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने खान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी चल गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को खड्डे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गया। भागना देख रहा था
उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुसे और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हौज में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 छोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौज वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर उनसे भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, आप लोगों ने अभी वीडियो देखा, कहानी समझी और मुझे अब पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जी मैम, जी मैम। अब हम पाठ से संबंधित गतिविधि करेंगे। मेरे द्वारा कुछ सुझावित ये गतिविधियां हैं, जैसे चित्र समूह तैयार करना, लोकगीत है, चित्रकार कला है, प्रतिमा निर्माण है और पटकथा लेखन है, कठपुतली प्रदर्शन है। और इनमें से आप लोग देख लीजिएगा और सोच के मुझे आज ही बता दीजिएगा। इसके अलावा भी किसी को कोई और नई कोई गतिविधि ऐसी सूझ रही है तो मुझे बता दें। बट इसमें से कोई बता दीजिएगा जो आपको। हाँ, वैसे भी परेश आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। हाँ सर, मैं लोकगीत तैयार करती हूँ। लोकगीत तैयार करेंगी। आप क्या करेंगे अनिता? प्रतिमान तैयार करेंगी। सरिता, आप? मैं कठपुतली का प्रदर्शन करना चाहती हूँ। हाँ, वैसे भी आप अभिनय वगैरह के लिए संवाद बहुत अच्छा लिखती है। पूनम, आप क्या करोगे? प्रतिभा बनाएगी। प्रतिभा मतलब झूरी और झूरी। हाँ, चित्रा, आप क्या करेंगे? कोलाज बनाएगी, उसमें पूरी कथा को। हाँ, तो लेकिन बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये गतिविधियां तैयार करेंगे तो घर में जो भी उपलब्ध सामग्री है उसी से तैयार करना है और बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को हमें नहीं लेकर आनी है और पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। जी मैम, तो जी कल मैम, होते जी मैम के साथ मिलते हैं। गतिविधि दूसरे दिन कक्षा में। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। आज आप सब लोग गतिविधियों के साथ तैयार हैं? जी मैम। सबसे पहले परेश, आपकी स्वरचित कविता तैयार है, आइए। नमस्कार साथियों, मैंने जो कविता लिखी है उसमें पूरा पाठ उतारने की कोशिश की है और ये कविता पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा पाठ चित्रित हो गया। दो बैलों की जोड़ी थी झूरी, जिसका एक स्वामी था। हीरा मोती नाम था उनका, स्वामी सदैव सदा ही था।
बैल भी दोनों कम न थे, स्वामी भक्ति में आगे थे, करते मेहनत जी तोड़ के वो आज्ञा में सदा ही रहते थे। पर एक दिन जूरी का साला ले गया उन्हें खेती करने, हीरा मोती ने मन में ही सोचा हमको अब बेच दिया। जी तोड़ परिश्रम हमने किया, मालिक ने अच्छा नहीं किया, मोती को गुस्सा बहुत आया, हीरा ने धीरज धार लिया। अगले दिन पगह तुड़ा कर भागा, जोड़ा वापस लौटाया, मालिक झूरी ने लाड़ किया और उनका माथा चूम लिया। गुस्से से भर कर गया, पुनः आ गया और ले गया उन्हें, बैलों ने खूब विरोध किया पर जूत पीट ले गया उन्हें। बैलों का शोषण देख दयालु लड़की चुप से आती है, रोटी दोनों को एक एक सहला कर खिला चल देती है। संघर्ष करें दोनों ही अथक पर मुक्त नहीं हो पाते हैं, भगवान भरोसे आंख लगाकर आंसवे करते रहते हैं। रात्रि में लड़की घर से निकल बैलों की रस्सी खोलती है, वे बैल युगल इतना भागे कि सूझ नहीं कुछ आती है। अनजानी राह थी भूख लगी, अब मटर खेत में घुस गए, भूख शांत हो जाने से दोनों मस्ती में झूम गए। इतने में भयंकर सांड आया, दोनों ने उसे पछाड़ दिया, मटर खेत का मालिक डंडा लेकर साथी ले आया। दोनों बैलों को पकड़ पीट कर कांजी हाउस में बंद किया, भूखे प्यासे होने पर भी सींगों से कैद को तोड़ दिया। पहले पशुओं को मुक्त किया, मुंशी ने फिर से कैद किया, नीलाम किया दोनों बैलों को, क्रुद्ध कसाई ने खरीद किया, खरीद का मतलब खरीद लिया। चलते चलते दोनों ने अब गृह राह को भी पहचान लिया, आजादी का उत्साह युगल में जाग गया, वो भाग गया। आगे भागे इतना भागे कि झूरी के आंगन में जा ठहरे, करुणा में झूरी मालिक तो अब लिपट गया उन बैलों से। ये बैल नहीं है मानुष है, ये झूरी कहता है लिपटते हुए, ये बैल नहीं है मानुष हैं, आजादी के मत वाले हैं, मैत्री सच्ची दोनों में है, कर्तव्य बोध भी वाले हैं, कर्तव्य बोध भी वाले हैं। धन्यवाद। और एक बहुत आपने तो पूरे पाठ को भी कविता में समेट दिया, पर इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करना चाहिए। स्वरचित कविता, छोटी छोटी कविता हम लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं बुलाऊंगी चित्रा। चित्रा आप क्या बताएंगे? मैंने ये बनाया है, सबको दिखाएं, सबको दिखाएं। पाठ में आए सभी बातों और घटनाक्रम को जोड़कर इस तरह से चित्र कथा में डाल की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। करण जी, आपका लुंगी तैयार? जी मैम। आइए कल हमने पाठ पढ़ा था, दो बैलों की कथा। उस पाठ में हमने गांव का जीवन पढ़ा, तो उसी से संबंधित मैंने एक लोकगीत तैयार किया है जिसकी भाषा भोजपुरी है। ओ भैया दुनिया कायम बा किसान से, ओ भैया दुनिया कायम बा किसान से, दुनिया कायम बा किसान से, दुनिया कायम बा किसान से, ओ भैया दुनिया कायम बा किसान से, एगो दुनिया कायम बा किसान से। तुलसी बाबा के रामायण ने बाचा, जाहिर बसासर पुराण से, भारत से पूछा विलायत से पूछा, और पूछा न जर्मन, पूछा न जर्मन जापान से, वो भैया दुनिया कायम बा किसान से, ओ भैया दुनिया कायम बा किसान से। सांचे किसान हवन तप से त्यागे, मेहनत करे बजीब जान से, जेठों में जिकरा के खेत में परिबा, जब बरसे ना गया से मान से, वो भैया दुनिया कायम बा किसान से, ओ भैया दुनिया कायम बा किसान से। बहुत सुंदर करण, बहुत बहुत सुंदर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी पूनम, अपने बेटा क्या बनाया है? मैंने इस पाठ की जो
पात्र हैं झूरी और उसकी पत्नी। इसकी मिट्टी कुटी से एक मूर्ति तैयार की है और मिट्टी कुटी का मतलब होता है पेपर मशी। तो पेपर मशी के माध्यम से मैंने इन दोनों प्रतिकृतियों को बनाया है। बहुत सुंदर। जूरी और काशी को मिट्टी से बनाया इन्होंने, बहुत सुंदर। इसके बाद अनीता, बेटा आपने क्या बनाया है? मॉडल बनाने के कहने से प्रतिमा। हाँ, मैंने कांजी हाउस का प्रतिमान तैयार किया है। हाँ, कांजी हाउस जिसमें आवारा और लावारिस जानवरों को कैद करके रखा जाता है। हमारे पाठ में भी कांजी हाउस का उल्लेख हुआ है। हमारे पाठ के जो मुख्य पात्र है हीरा और मोती, उन दोनों को भी किसान ने कांजी हाउस में कैद किया था। और मैंने इसको बनाने में घर से उपलब्ध सामग्री से ही मैंने इसको बनाया है। कोई भी ऐसी वस्तु मैंने इस्तेमाल नहीं की है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसके द्वारा हमने कांजी हाउस को देख सकते हैं। और अब मैं सरिता, बेटा आपको सुनाऊंगी। दो बैलों की कथा पाठ में जूरी और उसकी पत्नी के बीच एक मीठी सी नोकझोंक दिखाई देती है। उसी नोकझोंक को हमने कठपुतली के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कठपुतली का अनोखा खेल। और उसके लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे रामपुर। न न न न न, ये शोले की बसंती वाला रामपुर नहीं है साहिब। ये वो रामपुर है जहाँ एक किसान अपनी पत्नी और दो बैलों के साथ रहता है। तो आइए ले चलते हैं आपको रामपुर। राम राम सा, मैं हूँ झूरी काची और यह है हमारी घरवाली। अरे कटे गई। राम राम सा। हाँ, तो यह है हमारी घरवाली कलेशवती। काई बोलिया? न भगवान, गलती से मिस्टेक हो गई, हमारी जुबान फिसल गई। तो यह है हमारी घरवाली कलेशवती नहीं, कलावती। अब तो खुश? हाँ, अब आया ना लाइन पर। और सुनो, काल मारो भाई आर्यो छे, हीरा और मोती न लेवा। अब की बात ना नुकर की तो देख लीजो। मारी काई मजाल जो मैं ना नुकर करूं। और आ बात तो सब जाने कि सारी खुदाई एक तरफ और घरवाली को भाई एक तरफ। सब कोरोना से डर को नहीं लागे जितो इसको लागे। हाँ, तो चालो और लागो काम पे। हीरा और मोती ने बेचबा की तैयारियां करो। चाल राजा, पर पहले राम राम तो कर ले बावड़ी। राम राम सा, खाकी बेटी माँ के गाँव सा। राम राम सा। और हाँ, इस कोरोना काल में आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कोरोना जगह जगह बारात लेर पहुंच गयो सा। तो बुआ बनकर आगे आगे नाचबा की जरूरत को नहीं सा। तू तो बड़न मुंह खुलार घर में बैठो नहीं सा। राम सा, मैं तो चले माँ के गाँव सा। राम सा, खम्मा बड़ी सा। बहुत अच्छे। पुनः कहानी को जीवंत कर दिया। अब बच्चों, हमने गतिविधियों के माध्यम से भी हमने पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं ये देखूंगी कि पाठ को आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है। कुछ प्रश्न मैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। पूनम, बेटा आप बताओ, दो बैलों के नाम बताइए। हीरा और मोती, बिल्कुल सही। बैलों का मालिक कौन व कैसा था? मीना आप बताओ। बैलों का मालिक जूरी था, वो दयालु था। बैलों ने खुद की आज़ादी के लिए क्या क्या संघर्ष किए? चलो बताइए। कांजी हाउस से वो दीवार तोड़ के बाहर निकले और गया के घर से भी वे बाहर निकल गए थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया आज़ादी के लिए। बहुत अच्छा। और फिर मैम, मटर के खेत में भी उन्होंने सांड से युद्ध किया और वहां से भाग निकले। हाँ, दोनों। मतलब आज़ादी के संघर्ष के लिए एक तो मटर के खेत में किया और दूसरा उन्होंने गया के घर से भी भागने में। कांजी हाउस क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तो सब बता देंगे। कांजी हाउस अभी हम देखा है, चित्र आप बताइए। बांध कर रखा जाता है और उनकी नीलामी करती है। इस कहानी से कौन कौन से मानवीय मूल्य उभर कर आते हैं? पुनः आप बताओ। मैम, नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है बेटा। एक पूर्णिमा आप बताओ बेटा। बच्चों पर अत्याचार
बच्चों पर अत्याचार। स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अनीता आप? सच्ची मित्रता का भी एक मूल्य भाव पूर्ण कराता है। और कोई संवेदनशील, बच्चों के प्रति संवेदनशील भी हमें होने चाहिए। इस पूरी कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, सरिता आप बताएंगे? बताओ बेटा। इस कहानी से संदेश मिलता है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना होता है। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों, मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और गतिविधियों के माध्यम से भी आपने इस पाठ को आत्मसात कर लिया है। अब मैं गृह कार्य, इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य इस पाठ में मुहावरे आए हैं और उनमें से किन्हीं 5 मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे जीत तोड़ काम करना, इसका जवाब पत्थर से देना। लेकिन इनका ये वो गृह कार्य करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब वाक्य में प्रयोग करो तो मुहावरे का करना, अर्थ का कभी भी वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। जी तो कल हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं और धन्यवाद।